हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि अभिकारकों की सांद्रता पर कैसे निर्भर करती है। तो अभिकारक अपने पास गैसीय अभिकारक है और अपने पास में द्रव अवस्था में अभिकारक है, मतलब विलयन अवस्था में। तो अगर गैसीय अवस्था में अभिकारक होते हैं तो उन पर लागू होता है अणुगतिकी सिद्धांत। अणुगतिकी सिद्धांत क्या कहता है कि अभिक्रिया वेग रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों पर निर्भर करता है। मतलब अभिक्रिया वेग अभिकारकों के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों पर निर्भर करता है। टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी वेग उतना अधिक होगा। मतलब अभिक्रिया में गैसीय अभिकारक उपस्थित हैं तो अणुगतिकी सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो अब देखो, टक्करों की संख्या जब ज्यादा होगी तो अभिक्रिया वेग भी ज्यादा होगा, और टक्करों की संख्या ज्यादा कब होगी? जब वहां पर अभिकारकों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। तो अभिकारकों की संख्या अगर ज्यादा है तो टक्करें भी ज्यादा होगी, और टक्करें ज्यादा होगी तो अभिक्रिया वेग भी अधिक होगा। अगर मैं विलयन अवस्था में लूं तो इस पर लागू होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, मीन्स लॉ ऑफ मास एक्शन। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब रेट प्रोपोर्शनल टू सांद्रता, रेट प्रोपोर्शनल टू सांद्रता। मतलब विलयन अवस्था में अगर अभिकारक उपस्थित है तो द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब जितनी सांद्रता ज्यादा होगी अभिक्रिया वेग उतना ही ज्यादा होगा, जितनी टक्करों की संख्या ज्यादा होगी उतनी ही अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। तो इन दोनों सिद्धांतों से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों के उपयोग से अपन ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया वेग होता है, अभिक्रिया वेग वो अभिकारकों की मात्रा पर निर्भर करता है। अभिकारकों की मात्रा जितनी अधिक होगी अभिक्रिया वेग भी उतना ही अधिक होगा। तो ये अपने पास में था अभिकारकों की सांद्रता का अभिक्रिया वेग पर प्रभाव। तो उसका अपना क्या रिजल्ट आया? उसका ये रिजल्ट आया कि जितनी अभिक्रिया वेग ज़्यादा होगा उतनी अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा होगी। मतलब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ेगा, अभिकारकों की सांद्रता घटाओगे तो अभिक्रिया वेग भी घटेगा। तो ये अपना था कारक दूसरा। तीसरा कारक अब लेते हैं अपन, तीसरा कारक है अपने पास में ताप, टेम्परेचर।
ताप। मतलब अभिक्रिया वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, माना एक अपने पास में ये बीकर है जिसमें ये अभिकारक उपस्थित है, मतलब अभिक्रिया के लिए। जैसे यहाँ पर ताप की मात्रा बढ़ाई जाती है, यहाँ पर ताप की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो इन अभिकारकों की क्या बढ़ती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो जितनी जल्दी मूव करेगा, मतलब जितनी जल्दी इनका वेग होगा, उतनी ही क्या होगी, इनके बीच में टक्कर होगी, और वो टक्करों से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। तो जितनी अभिक्रियाओं की गतिज ऊर्जा होगी उतना ही उत्पाद में ज़्यादा परिवर्तन आएगा। दूसरा, हम जानते हैं, अगर 12th क्लास में अपना थोड़ा सा ध्यान हो तो किसी भी क्रिया के लिए एक मिनिमम मात्रा की आवश्यकता होती है जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जिसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी तक ऊर्जा देने के बाद ही कोई भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। मतलब जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेगा कोई भी अभिकारक ऊर्जा का ग्राफ, तब तक वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने से क्या होगा? उनकी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, और वो आंतरिक ऊर्जा उनको उत्पाद बनाने के लिए सहायता करेगी। तो यहाँ पर अपने पास में अभिकारकों का ताप बढ़ाने पर उनकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है? उनकी सक्रियण ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो जाती है और वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपन इसके लिए लिखेंगे अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे उनकी सक्रियण ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिससे उनकी सक्रियण ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो जाती है। देखो, अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि अभिक्रिया का ताप दस डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। मतलब सीधी बात है, अभिक्रिया का ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है, और जो अभिक्रियाओं पर स्टडी हुई है उनसे ये ज्ञात हुआ है कि अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है अगर ताप में वृद्धि 10 डिग्री हो। मतलब अगर तुम 10 डिग्री ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाएगा, 2 से 3 गुना हो जाएगा। देखो, ये 2 से 3 गुना एक छोटी सी अमाउंट लगेगी, लेकिन किसी किसी अभिक्रियाओं में ये अमाउंट 200 से 300 गुना भी चला जाता है। मतलब अगर तुम 10 डिग्री ताप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया की गति 200 से 300 गुना भी
पहुंच जाती है। ये एक जनरल बात है कि मतलब लगभग सभी रिएक्शन का ताप 10 डिग्री बढ़ाने पर 2 से 3 गुना हो ही जाता है। मतलब कोई भी रिएक्शन लोगे उसमें 10 डिग्री ताप बढ़ाओगे तो उसका वेग मतलब उसके उत्पाद में परिवर्तन होने की दर 2 से 3 गुना हो जाएगी। मतलब वो जल्दी जल्दी अब उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो ये अपना है ताप का प्रभाव, अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ये अपनी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट प्रभाव पढ़ेंगे अपन उत्प्रेरक। नेक्स्ट अपना आएगा उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालाइसिस। देखो अब पहली क्लासों में अपन स्टडी करके आए कि उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी अभिक्रिया में मिला देने पर वे अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं और उनकी सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है वो न के बराबर होता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना, मतलब वो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके बिना ही अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अपने पास में किसी एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करना है, अगर हम बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया जिसमें क्या ईथेन बन रहा है बहुत टाइम लेगी और बहुत एनर्जी लेगी। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन में थोड़ी सी भी, मान लो इसका K1 है, इस रिएक्शन में थोड़ी सी निकिल की मात्रा या प्लेटिनम की मात्रा या प्लेटिनम की मात्रा मिला दूँ तो ये अभिक्रिया तुरंत हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी होगी। मतलब अगर मैं बात करूं रेट की तो रेट मतलब वेग ऑफ, मतलब प्रथम अभिक्रिया का वेग द्वितीय अभिक्रिया से बहुत कम होगा। मतलब उत्प्रेरक डाल देने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और उत्पाद में जो परिवर्तन है वो शीघ्रता से होता है। तो अब इसको अपन स्टेटमेंट देंगे इसका कि क्या होते हैं उत्प्रेरक और कैसे कार्य करते हैं। देखो अपन लिखेंगे उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं अर्थात उत्प्रेरक की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि अभिक्रिया वेग का मान बढ़ जाता है। अर्थात
उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं तथा स्वयं जैसे थे वैसे ही रहते हैं, मतलब उनकी न सांद्रता में परिवर्तन होता है न उनके कुछ गुणों में परिवर्तन आता है। जैसे अपन रिएक्शन मिक्सचर में डालते हैं वैसा का वैसा ही उत्प्रेरक अपन को क्या होता है, वापस प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल अपन ने अभी जो दिया था वही है, एग्जाम्पल एल्किनो का हाइड्रोजीनीकरण निकिल प्लेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में तीव्रता से होता है। उदाहरण, मतलब अगर एल्किनो का हाइड्रोजनीकरण मतलब एल्किन पर हाइड्रोजन का ऐड करना है तो उसमें थोड़ी सी मात्रा निकल प्लेटिनम प्लेटिनियम की डाल दो तो अभिक्रिया बहुत तीव्र हो जाती है। तो ये होता है उत्प्रेरक का प्रभाव। अब अपन नेक्स्ट प्रभाव पढ़ेंगे जो कि है माध्यम की प्रकृति। नेक्स्ट अपना आएगा माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो, आयनिक अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जो जिनमें क्या होता है, द्विध्रुव प्रेजेंट होते हैं, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ऐसे सब्सटेंस उपस्थित होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे अभिकारक कौन से माध्यम में अभिक्रिया तीव्र देंगे, ध्रुवीय माध्यम में तीव्र अभिक्रियाएं देंगे। मतलब आयनिक अभिक्रियाएं व ध्रुवीय अभिकारकों युक्त अभिक्रियाएं पोलर या ध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से होती है, जबकि अध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से नहीं होती। देखो, मान लो ये एक सब्सटेंस है AB, हमने भी पहले डिस्कस किया था कि जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी ही क्या होगी, अभिक्रिया वेग होगी। तो इस पे मान लो पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव है। अब इसको किसी ध्रुवीय माध्यम के विलायक में घोला जाता है जिसमें क्या उपस्थित है, पहले से ही XY 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 ये विलायक के कण हैं, मॉलिक्यूल हैं। देखो, इन पर भी क्या होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, सब पे इस तरह से चार्ज होंगे। जैसे ही यहाँ पर इसमें ये मिक्स करेंगे अपन, ये इस विलायक में मिक्स करेंगे तो जो X और Y है ये क्या करेंगे, A और B पर क्या लगाएंगे, जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इस पर आकर्षण लगाएगा और ये इस पे आकर्षण लगाएगा। इन पे आकर्षण लगाने के कारण इस बंध में क्या होगा, विकृति आने लगेगी, ये बंध जल्दी से टूटेगा। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनिक अभिकारक या ध्रुवीय अभिकारक उपस्थित होते हैं पोलर विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से होती है। अब देखो, अगर मैं इसी विलायक में ऐसी सब्सटेंस मिलाऊं जो कि पोलर नहीं है, जिस पर चार्ज कुछ भी नहीं है, तो देखो जो ये XY है ये इस पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं लगाएगा क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बंध में विकृति नहीं आएगी और ये इजीली नहीं टूटेगा। मतलब अगर तुम अभिकारकों की क्रिया जो कि पोलर नहीं है ध्रुवीय माध्यम में कराते हो तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अभिकारकों के मध्य उपस्थित आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए कोई भी फैक्टर नहीं उपस्थित होगा, मतलब कोई भी कारक नहीं होगा जो इस आकर्षण बलों की वैल्यू को कम कर सके। अतः ध्रुवीय अभिक्रियाएं ध्रुवीय माध्यमों में होती है तथा अध्रुवीय अभिक्रियाएं अध्रुवीय माध्यम में होती है। तो अपन इनके स्टेटमेंट कैसे देंगे, फर्स्ट, वे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिनमें आयनिक या ध्रुवीय अभिकारक उपस्थित होते हैं, ध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से होती है तथा अध्रुवीय माध्यम में धीमी गति से होती है। अर्थात इन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग ध्रुवीय माध्यम में तीव्र होता है तथा अध्रुवीय माध्यम में मंद होता है। मीन्स इनसे अपना क्या निष्कर्ष निकला कि वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनिक अभिकारक या ध्रुवीय अभिकारक होते हैं वे ध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, मतलब उनका अभिक्रिया वेग बहुत ज़्यादा होगा, और अध्रुवीय माध्यम में उनका अभिक्रिया वेग बहुत कम होगा। लेकिन अगर अपने पास में आयनिक की जगह अध्रुवीय अभिकारक है तो उनका वेग अध्रुवीय माध्यम में ज़्यादा होगा, मतलब ध्रुवीय माध्यम में उनकी गति कम रहेगी जबकि अध्रुवीय माध्यम में उनकी गति ज़्यादा रहेगी। जैसे अपन अधिकतर रिएक्शनें जल की उपस्थिति में कराते हैं, मतलब वहां पर जल विलायक होता है क्योंकि जल एक ध्रुवीय है, और अगर ध्रुवीय रिएक्टेंट आ रहा हो तो जल में बहुत तीव्रता से अभिक्रिया होती है। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, अभिकारक माध्यम। अगर अभिकारक आयनिक है, माध्यम कैसा होगा, ध्रुवीय। यदि अभिकारक अपना ध्रुवीय है तो भी माध्यम कैसा होगा, ध्रुवीय मीन्स पोलर। और अपने अभिकारक अध्रुवीय है तो अपना माध्यम कैसा होगा, अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर। उदाहरण जैसे ध्रुवीय माध्यम कौन कौन से होते हैं, जल अपना हो गया ध्रुवीय माध्यम है, जल अपना ध्रुवीय माध्यम है। अध्रुवीय माध्यम के उदाहरण CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब जैसे एसीटोन हुई, एल्डिहाइड हो गया, ये सब ध्रुवीय माध्यम है। CCl4, बेंजीन, ये सब अपने अध्रुवीय माध्यम है। तो माध्यम पर भी अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है। अब नेक्स्ट अपन कारक देखेंगे, वो है दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव लगता है, दाब का प्रभाव। माना एक रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, R goes to प्रोडक्ट P। यदि अभिकारक
का आयतन V1 है और उत्पाद का आयतन V2 है। माना एक रासायनिक अभिक्रिया है R2P जिसमें अभिकारक का आयतन V1 है और उत्पाद का आयतन क्या है V2 है। यदि ऐसा केस हो कि V2 V1 से कम हो, मतलब उत्पाद का आयतन अभिकारक से कम हो, यदि उत्पाद का आयतन अभिकारक से कम हो तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर इसका आयतन V2 है, इसका V1 है, अगर इस प्रकार हो कि V2 कम है V1 से, मतलब उत्पाद का आयतन कम है किससे, रिएक्टेंट से, अभिकारक से, तो उन अभिक्रियाओं में अगर अपन दाब में वृद्धि करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं अभिक्रिया का, तो वहां पर अभिक्रिया वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद का आयतन अभिकारक के आयतन से कम होता है, अभिक्रिया मिश्रण का दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें यदि उत्पाद का आयतन अभिकारक से कम होता है तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है। मतलब A से B रिएक्शन जा रही है, V1 आयतन है A का और V2 आयतन है B का। तो यदि V2 इज लेस देन V1 तब प्रेशर बढ़ाने पर रेट भी बढ़ती है। मतलब अगर उत्पाद का आयतन कम होगा तो अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन इनका आयतन कम है, इनका आयतन ज़्यादा है। तो दाब बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट का अमाउंट है उन पे दाब ज़्यादा लगेगा तो पास में आएंगे, और जितने पास में आएंगे तो उनके बीच में टक्करों से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जितना दाब लगाओगे उतना ही रिएक्टेंट क्या होंगे, संपीड़ित होंगे। जितने संपीड़ित होंगे तो उनके बीच की दूरियां उतनी ही कम होती जाएगी, और जितनी दूरी कम होगी तो पास में आने पर टक्कर होने की संभावना भी बढ़ेगी, और जितनी टक्करें होंगी उतना ही उत्पाद में परिवर्तन होगा। तो आयतन अगर इनका कम होगा तो दाब बढ़ाने पर इसका अभिक्रिया का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो ये होता है दाब का प्रभाव। अब अपन पढ़ेंगे विकिरण का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। देखो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो बिना विकिरणों की उपस्थिति में बहुत धीरे धीरे होती है, होती नहीं है। मतलब वे अभिक्रियाएं होती नहीं है या बहुत ही धीरे होती हैं। जैसे मैं उदाहरण लूँ प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। देखो, जो